कैनेडियन लिटरेचर आपको कैसा लगा कल? I am bringing the screen a more comfortable position today. Yes, now I am able to see your messages. Okay. बताइए स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको कल कैनेडियन लिटरेचर? उस पे होमवर्क आप लोगों ने किया? जवाब जल्दी फटाफट दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ हिंदी में भी बात करना चाहिए हम लोगों को, बहुत अंग्रेजी अंग्रेजी हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आगे क्या करने का मन है? हम लोग को आगे कैनेडियन लिटरेचर ही पढ़ना है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑथर्स बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन और आपसे कि अगर कहीं किसी को ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम ब्लैक बोर्ड में वर्क्स का नाम लिखा करें, तो हम लिख सकते हैं। बस उसमें फर्क यही है कि जैसे सपोज करिए कि हमने टाइम ड्यूरेशन में 4 ऑथर कंप्लीट किया, तो हो सकता है कि मैं 3 ही ऑथर कर पाऊं। तो लेकिन हाँ, अगर हमें आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड पे आपके नाम लिख दूं, क्योंकि ये नए ऑथर्स हैं, नए नाम हैं, और आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताएं। मैसेज तुरंत किया करें, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करें। अभी तक किसी ने मैसेज नहीं किया कि मुझे नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखना है या नहीं। हाँ, वंदना, क्या कह रही हैं आप? Difficult names. Okay. So, okay. Somebody has written that, सुष्मिता, yes, that difficult नाम को हम लिख दिया करें. Okay. ठीक है, अगर कोई डिफिकल्ट नाम होगा, बहुत नया नाम होगा, अनयूजुअल सा नाम होगा, तो मैं उसको लिख दूंगा आपके लिए। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड? कोई और चीज आपके मन में हो, कोई भी चीजें हो, आप बताएं, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद फिर पॉसिबल राइट सम अनकॉमन टफ नेम्स। ओके, या वो बात हो गई है, टफ नेम्स हम आपके लिए लिख देंगे। ओके समन, ठीक है, मैं देख लूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिख दूंगा, जहां जरूरत नहीं होगी वहां जैसे कभी कभी कुछ बहुत अनकॉमन सा नाम होता है, तो मैं वो उसको लिख दूंगा। एक चीज और यहां आपको मैं फिर से बता दूं, मंडे को ध्यान रखिएगा, मंडे को हमारा टेक्निकल स्टाफ एब्सेंट है, तो मंडे को क्लास नहीं होगी। सभी लोग ध्यान से सुन लें, मंडे को क्लास नहीं होगी। चलिए, तो शुरू करते हैं एक नए ऑथर से, जिसका नाम है फार्ले मावर्ट। इसका किसी ने नाम सुना है? हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ फार्ले मावर्ट? FARLEYMOWAT, कैनेडियन ऑथर। He is also a very known name in the Canadian canvas, who basically uh, is known as an environmentalist. He began writing informally, and his works have been translated into, you will not believe, 52 languages. And to his credit, his copies have been sold more than 17 million books. Can you imagine? 17 million books. He achieved a lot of fame, name, and with the publication of his books. And one of the name of such a book is People of the Deer. Deer की spelling है DEER. People of the Deer
दैट इज 1952। और एक और वर्क है जिसका नाम है नेवर क्राई वुल्फ, WOLF, नेवर क्राई वुल्फ। सो ये जो दूसरी वाली नॉवेल है जिसका नाम है दूसरी वाली जो मैंने आपको नाम बताया, नेवर क्राई वुल्फ, दिस इज द ऑथर्स अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस with wolves in the Arctic, which was also made into a film and was released in 1983. And the same book is credited, means Never Cry Wolf, is credited with shifting the mythology and fear of wolves. His stories are undoubtedly gripping, personal, and even conversational. Now, People of the Deer का थोड़ा सा डिटेल हम आपको बताते हैं। People of the Deer basically brought him literary success and literary recognition, and this novel, People of the Deer is based upon a series of travels the author undertook in the Canadian barren lands of many regions, many places, and during his travels, the author studied the lives of the Ihal म्यूट, मैं नाम लिख के बताता हूं आपको। IHALMIUT. While he was traveling, he studied the lives of these people. And who are these people? It is a small population whose existence depended heavily on the large population in that some special region. And apart from the descriptions of nature and the life in the Arctic region, this book tells the sad story of how a once prosperous and widely dispersed people slowly dwindled to the brink of extinction due to the unscrupulous economic interest and lack of understanding. So ये है People of the Deer में। काफी आपको एकदम सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एकदम नया होगा, है कि नहीं? लेकिन जब आप पेपर 3 यूजीसी नेट का जो पेपर 3 आया करता था, जो कि अब क्लब कर दिया गया है, उसको एक बार नजर डाल देंगे तो आपको लगेगा, सिर्फ आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, OMG, ओ माय गॉड। और वो क्यों निकलेगा आपके मुंह से ओ माय गॉड? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि हम 10 साल तक प्रिपरेशन करते और फिर भी शायद सर हम ये सॉल्व नहीं कर पाते अगर हमें आपकी छत्र छाया नहीं मिली होती। दिस इज द डिफरेंस। अब समझ में आपको शायद आ रहा होगा कि MA इंग्लिश इज नो नेट,
तो थोड़ा सा और भी बच्चों को गाइड करिएगा कि एमए वाले बच्चों जागृत हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट नॉवेल, आउल्स इन द फैमिली। आउल्स इन द फैमिली ये चिल्ड्रंस नॉवेल है, written by Farley Mawat, and the story of the owls in the family concerns two great horned owls जिनके horns है, found by Billy, Bruce and Murray। ये तीन कैरेक्टर्स हैं। The story concerns two great horned owls which is being found by Billy, Bruce and Murray, and the owls become part of a larger pet collection। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के वो पूछें समथिंग लाइक आउल, या कोई ऐसी नॉवेल का नाम बताइए वेयर आउल प्लेज अ इंटीग्रल रोल इन वन ऑफ द कैनेडियन ऑथर्स, और उसमें आपको आउल्स इन द फैमिली नाम नहीं होगा, उसमें होगा इनका ऑथर का नाम। अब आप सोचिए कि क्वेश्चन कितना कठिन है, ये कितना कठिन क्वेश्चन आपको मैंने बोला है कि कौन सा वो नॉवेलिस्ट है जिसकी एक वर्क है जिसमें आउल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल। तो आउल्स इन द फैमिली आपको नहीं बता रहा है क्योंकि आउल्स नाम लगा है और आउल के बारे में आपसे पूछ लिया और पूछ लिया कि ऑथर का नाम क्या है। आपको ऐसा लगता है कि कोई बता पाएगा? आंसर आपके पास खुद होगा, और यहीं पे कट ऑफ आता है। हमारे स्टूडेंट्स क्यों कट ऑफ से ऊपर निकलते हैं? क्योंकि उनके पास वो होता है जो पूरे मास के पास नहीं होता है। अब वहीं पे कंपटीशन खड़ा होता है। फर्क इतने का है, दिस पार या इस पार। इस पार तक आप सब लोग एक हैं, इस पार में यही वो चीजें क्वेश्चंस आती हैं जो कोई नहीं कर सकता और आप कर लेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत मेहनत की चीजें हैं ये सब। अब एक नाम हम यहां लिखने जा रहे हैं, हमें आप लोग सच सच बताइएगा तुरंत मैसेज बॉक्स पे देखने के बाद कि कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, मतलब केवल नाम सुना है। अंदर के बारे में तो छोड़ दीजिए कि इसका डिटेल आपको पता है या नहीं, सिर्फ नाम सुना है या नहीं, हमें यह तुरंत बताइएगा मैसेज पे। पूरा नाम कोई बता सकता है? अगर कोई पूरा नाम बताएगा तो उसको यहां से हम सिल्क की चॉकलेट भेजेंगे कोरियर से, बिना गूगल देखे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, फिनिश। कोई नहीं बता पाया। अच्छा, अब मैं नाम लिखता हूं, आप मुझे बताएंगे कि आपने नाम सुना है या नहीं, यस और नो। अब बताएं। सुष्मिता, आपने नाम तो बता दिया लेकिन आप सिल्क नहीं जीत पाई क्योंकि आपके टाइम के बाद बताया। फिर भी दिस इज गुड कि आप नाम बता पाए। और आपको मैं बताऊं कि इट इज सच अ इंपॉर्टेंट ऑथर फॉर नेट, यूजीसी नेट और एनी पीएचडी एंट्रेंस और एनी टॉप लेवल एग्जामिनेशन। यही वो क्वेश्चंस हैं, यही वो ऑथर्स हैं, यही वो चीजें हैं जो आपको पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से अलग करती हैं। अब ये आपकी किस्मत है कि जब आपके सामने पेपर आएगा तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए और आप उसको कर पाए या नहीं कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए
कम से कम 6 महीने के लिए आपको हाइबरनेशन में जाना पड़ता है। यू हैव टू क्लोज 4 doors एंड गेट इनटू द योर रूम, और वहां पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी किताबें होंगी और हमारा गाइडेंस होगा, बस। तीसरी कोई चीज एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तब आप देखिए नेट कैसे नहीं क्वालिफाई करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मैं आज फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि यही रहेगा, दिस इज $1 million क्वेश्चन कि विल यू बी एबल टू क्वालिफाई नेट और नॉट। दिस इज माई 25 years ऑफ एक्सपीरियंस। 25 साल बहुत होता है, 1/4 of a century, इतना एक्सपीरियंस्ड हूं मैं कि अगर आप ऐसा, लेकिन हां, बहुत कम पढ़ करके भी लोग नेट क्वालिफाई कर जाते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ करके भी नहीं कर पाते हैं। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है कि टोटल एंड टोटल कॉन्सेंट्रेशन, कि आपकी दुनिया में कुछ हो ही ना 2 सेकेंड, कि एक बार हम जंग जीत लें जिससे कि हम प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएं। उसके बाद दुनिया आपके आगे है, और जब तक आप 50 चीजों में बिजी रहेंगी, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा आपका जीवन में साथ नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप देंगी। हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए, ये आंसर सिर्फ आपके पास होगा, क्योंकि असलियत आप जानते होंगे। ओके, ओके, सी आई माई सेल्फ नॉट एबल टू रिमेंबर कि मेरे मटेरियल में कहीं पे लियोनार्ड कोहान है। किसी स्टूडेंट ने, सुष्मिता ने अभी मुझे बताया। सोचिए, मैंने इतना अपडेट रखा है अपने मटेरियल को, मुझे खुद नहीं याद है, और मैं आपको डिटेल्स पढ़ा रहा हूं आज लियोनार्ड कोहन के बारे में। शायद पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी नेट के स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको भी नहीं पता होगा। चलिए, सो लियोनार्ड, पूरा नाम इसका भी मैं आपको बता दूं, इसका पूरा नाम भी है, क्योंकि कभी कभी पूरा नाम पूछ लेते हैं। नॉर्मन कोहेन, लियोनार्ड नॉर्मन कोहेन, ये 1934 में पैदा हुए थे। एंड ही इज अ कैनेडियन सिंगर, ही इज अ म्यूजिशियन, अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट टू। एंड इनके जो वर्क्स हैं, दैट ऑफन एक्सप्लोर्स रिलीजन, isolation, sexuality, and even personal human relationships. As far as his works are concerned, I will tell you कि इनकी एक पोइट्री बुक है, पहली पोइट्री बुक, उसका नाम है बुक ऑफ लॉन्गिंग। बुक ऑफ लॉन्गिंग, जो कि पब्लिश हुई थी 2006 में। एंड बुक ऑफ लॉन्गिंग कंटेन्स 167 previously unpublished poems and drawings, mostly written at a monastery in California, where Cohen lived from 1994 to 1999. And this book also incorporates a number of poems written after his 1978 book known as Death of a Ladies' Man. Death of a Ladies' Man. And Book of Longing also collects some of the lyrics to songs from the album 10 New Songs. ये एल्बम है उसका, सॉन्ग का। सो बुक ऑफ लॉन्गिंग जो है, दिस ऑल्सो collects some of the lyrics to songs from the album 10 New Songs, और एक और कलेक्शन है, एल्बम है, जिसका नाम है डियर हेदर, HEATHER। क्लियर? एक दूसरी नॉवेल का मैं आपको नाम बताता हूं, उसका नाम है ब्यूटीफुल लूजर्स।
ब्यूटिफुल लूजर्स बाय लियोनार्ड कोहेन, एंड ये लियोनार्ड कोहान की सेकेंड नॉवेल है और फाइनल नॉवेल भी है जो 1966 में पब्लिश हुई। एंड तो ये दो नॉवेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम एक और कलेक्शन ऑफ पोइट्री का नाम इसका बताते हैं बस, द स्पाइस बॉक्स ऑफ अर्थ। द स्पाइस बॉक्स ऑफ अर्थ, ये कोहेन की सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी। इससे ज्यादा की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ये हमने आपको अगले 6 महीने तक के लिए भी अपडेट कर दिया है आगे के लिए, ठीक है। पढ़ने में उलझन तो नहीं लग रही है? जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट से पूछता है, बेटा ठीक हुए कि नहीं हुए, आपको सर में दर्द, तकलीफ, बीपी, डायबिटीज कुछ हुआ तो नहीं? तो मैं भी एक प्रोफेसर होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई सर में दर्द तो नहीं हुआ, खराब तो नहीं लगा, अच्छा लगा, बोरियत तो नहीं हुई, कुछ ऐसा फीलिंग तो नहीं आया अरे ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट, आई हैव नेवर हर्ड ऑल दीज नेम्स, सर क्या पढ़ा रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी ब्ला ब्ला कोई फीलिंग तो नहीं आ रही है आप लोग को? बताइए, टेल मी स्टूडेंट्स। बी इंटरैक्टिव, बी इंटरैक्टिव, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, जो मैं पूछूं उसका जवाब दीजिए कम से कम। हमको लगता है सभी लोग सो गए, आप लोग ऑल स्लेप्ट। अब कैसे पता चले कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? बताइए प्लीज, बताइए आप लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं? आर यू स्लीपिंग? ओके, मुझे बलजीत, गुंजन अरोड़ा, गुंजन और बलजीत, ओके। गुंजन आप कहाँ हैं? आप कभी प्रेजेंस नहीं दिखाती हैं उस पे, कम से कम सामने आकर के प्रेजेंस तो दिखाया करिए कि हम हैं। सर समझ में आता है अच्छे से, बट इतना सारा याद करना में थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। नो सर, हम अवेक। चलिए, सभी लोग जागृत हैं, अवस्था में हैं, और बस फर्क ये है कि बहुत कुछ नया नया है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई चीज नई होती है तो उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होना चाहिए। हम कोई नई मूवी देखने जाते हैं, नई जगह घूमने जाते हैं, नई चीज खाते हैं, तो हम लोग क्यों ज्यादा उतना खुश रहते हैं? उसी प्रकार से जब आपकी डाइट, आपका मन, आपका आपका ऑरा आपका ये कहे कि हाँ मजा आ गया, अभी आपको बर्गर और पिज्जा दे दिया जाए, कहेंगे वाह क्या मजा आ गया। इन द सेम वे इट इज अ कैनेडियन बर्गर, कैनेडियन पिज्जा, कैनेडियन पास्ता, so many things I'm giving you, so you should taste it wonderfully and with chili sauce, so that you may be able to taste it and digest it in your blood and then see what happens in the examination hall. Okay, Saman, so कठिन तो होता है, और हिना भी रंग लाती है पत्थर से पिस जाने के बाद। पता है कि नहीं आपको कि हिना में भी कलर तब आता है जब उसको पत्थर से हम पीस देते हैं। तो आप में भी कलर तभी आएगा जब आप संघर्ष करेंगे। मैंने कल एक वीडियो 3-4 मिनट का अपडेट किया है स्टूडेंट्स के लिए,
नया वीडियो है, उसको जरा सी देखिएगा और उसमें कमेंट्स करिएगा। आप सभी लोगों ने पता नहीं वो वीडियो देखा है कि नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और उसमें एक वीडियो है, उसका नाम है अ मस्ट वॉच फॉर यूजीसी नेट जून/दिसंबर 2009 स्टूडेंट्स। उसको जरूर सुनिएगा। उसमें पढ़ाई की जैसी चीज नहीं है, लेकिन उसको जरूर सुनिएगा। और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ सुन रहे हैं, नीचे उस पे जाके जरूर कमेंट करें, 2-2 लाइन का, एक-एक लाइन का बस। क्या करे कमेंट? सिर्फ ये करे कमेंट कि सर वी आर इन योर क्लास एंड आई एम रियली वॉट एवर योर फीलिंग्स इज, उसमें एक लाइन में केवल शेयर करें, जिससे कि बच्चों को ये पता चले कि यस द स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड एंड आई एम नॉट बेनिफिटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो जरूर देखिएगा उसको। मार्गरेट एटवुड मेरा नेक्स्ट ऑथर है, मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड को मैंने कई बार वर्ल्ड लिटरेचर में इधर उधर कभी क्रैश करते समय जरूर पढ़ाया होगा, मुझे याद भी आ रहा है कि मैंने पढ़ाया है। एक सिल्क उस स्टूडेंट को मिलेगा, कोरियर से मेरा पहुंचेगा, जो मार्गरेट एटवुड का पूरा नाम बता देगा। चलिए मैं गिनती कर रहा हूं, पूरा नाम आपको बताना है, कोई गूगल नहीं देखेगा, ठीक है? मार्गरेट एटवुड। इसका बीच का नाम बताइए, बीच का नाम बताइए। हम आपको गिनती दे रहे हैं 15 से, और जो जीतेगा उसको एक सिल्क मिलेगा। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। किसी का मैसेज नहीं आया, क्यों ऐसा है भाई? क्यों? वाई? मार्गरेट एटवुड का पूरा नाम तो आपको आना ही चाहिए, हमारे स्टडी मटेरियल में 100% होगा। एलिनोर। बलजीत, आपने देर कर दिया, आपने बता तो दिया लेकिन आप सिल्क से रह गई। एलिनोर एटवुड, ELEANOR। एटवुड तो मैंने लिखा ही है, मार्गरेट एलिनोर एटवुड। टाइम, टाइम याद रखिए, जिंदगी में समय सबसे महत्वपूर्ण है। समय के पहले जवाब देना है, समय से सब कुछ करना है। समय, समय हो तो बलवान। समय के बाद आपने बताया तो यही तो एग्जाम में भी हो जाएगा। पेपर 1, why paper 1 is important? Why students are doing so well with Dr. Devrat Mishra? Why? Because अब उनकी स्पीड बढ़ गई है, अब उनकी समझ बढ़ गई है, अब उनका कैलकुलेशन मिस्टेक्स इम्पॉसिबल है, और वो अपना सारा समय बचा लेंगे और कंटिन्यू कर जाएंगे इंग्लिश के लिए। सो दैट इज कॉल्ड टाइम। तो समय से काम करिए। तो मार्गरेट एलिनोर एटवुड was born in 1939 in Ottawa. ओट्टावा कहां है? ऑन्टारियो में। कैनेडियन पोएट, शी इज अ नॉवेलिस्ट, शी इज अ लिटरेरी क्रिटिक, शी इज एसेइस्ट एंड ऑल्सो एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट. She is also a winner of the very famous Arthur C. Clarke Award and has been shortlisted for the Booker Prize. How many times? बुकर प्राइज के लिए वो शॉर्टलिस्ट कितनी बार हुई थी? कितनी बार हुई थी और कितनी बार जीती थी? हमें इसका आंसर कोई बताएगा? उसके लिए एक बड़ा वाला सिल्क जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1। नहीं बता पाए आप लोग? हमारी स्टडी मटेरियल में जाइएगा, उसमें लिखा होगा। सनम, नो, रॉन्ग। शी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 5 times एंड विनिंग वंस। एक बार जीती हैं, शॉर्टलिस्ट 5 बार हुई हैं।
समन, आप इतने बड़े वाले सिल्क से पीछे रह गई। नहीं, आपके पास लोकल लखनऊ में आपके पास इतना बड़ा सिल्क हम बेचते, यही 3 का 5 आप लिख देती बस। मैं इतनी सारी चॉकलेट्स आपको देने के लिए बैठा हूं, कोई ले ही नहीं रहा है। बताइए मैं क्या करूंगा चॉकलेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो शी वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 5 times, विनिंग वंस, एंड शी इज ऑल्सो a founder of the Writers Trust of Canada, which is a non-profitable literary organization and which is seeking to encourage Canada's writing community. बाकी इसका डिटेल्स बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में लिखा होगा। आई वुड डायरेक्टली गो फॉर द टीचिंग यू द वर्क्स। मैं आपको बताऊं, हमारे यहां लखनऊ में अभी तक की परंपरा थी कि पूरे इंडिया से हमारे क्रैश कोर्स 20 दिन का 15 दिन का क्रैश कोर्स होता था। उसके लिए ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स याद रखते थे कि सर का क्रैश कोर्स कब होगा। अब वो एक एक साल अपनी पढ़ाई कर रहे होते थे, वो पढ़ाई जीरो हो जाती थी हमारे 15 दिन की क्लास में। उनको ऐसा लगता था जैसे हिमालय हिल गया हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग उस मुकाम पे पहुंचिए। चलिए इसको बताइए, आपने इसका नाम सुना है? इसका नाम सुना है? Have you ever heard the name of Cat's Eye? Despite that you know that it is by Margaret Atwood now, but have you ever heard the name of Cat's Eye? यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये Cat's Eye। और किस ईयर का है मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो 20-22 साल का पेपर चलता है ना। तो Cat's Eye, वंदना, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने नाम सुना है Cat's Eye। एंड बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। कैट्स आई जो नॉवेल है डील्स विद द लाइफ ऑफ अ कंट्रोवर्शियल पेंटर। उसका नाम है एलेन रिस्ले। एलेन रिस्ले। एलेन रिस्ले। दिस नॉवेल deals with the life of a controversial painter, Elaine Risley, vividly reflecting on her childhood and the teenage years. And her strongest memories are of Cordelia, who was the leader of a trio of girls who were both very cruel and very kind to her in ways that tint Elaine's perceptions of relationship and her world, not to mention her art into the characters' middle years. And the novel unfolds in Canada of the mid 20th century, from the World War II to the late 1980s. बस इतना बहुत है आपके लिए कैट्स आई के बारे में जानने के लिए। ठीक है, how many of you have heard this name, the edible woman? The edible woman.
The Edible Woman is a 1969 novel that helped to establish Margaret Atwood as a prose writer of great significance. And this novel is a story of a young woman whose structured, consumer-oriented world starts to slip out of focus. And following her engagement, Marian, M-A-R-I-N, Marian feels her body and herself are becoming separated. And as Marian begins endowing food with human qualities that cause her to identify with it, she finds herself unable to eat, repelled by the metaphorical cannibalism. And this novel publication coincided with the rise of the women's movement in North America. So मेरे ख्याल से एडिबल वुमेन के बारे में शायद मटेरियल में भी लिखा हूं मैंने. यस वंदना, यू आर करेक्ट. इसका तो नाम आप जानते ही होंगे. सरफेसिंग. It was published in 1972 and it was the second published novel. And it has been called a companion novel to Atwood's collection of poems, Power Politics. बहुत ध्यान से सुनिएगा. This novel has been called a companion novel to Atwood's collection of poems known as Power Politics, which was written the previous year. Previous year means 1972 का है ये तो 1971, and deals with complementary issues. And the book tells the story of a woman who returns to her hometown in Canada and find her missing father, accompanied by her lover and another married couple. The unnamed protagonist meets her past in her childhood house, recalling the events and the feelings while trying to find clues for her father's mysterious disappearance. And little by little, the past overtakes her and drives her into the realms of wildness and madness. So इतना काफी है उसके लिए. बाकी डिटेल्स आप उसमें भी देख सकते हैं. Just one second. The Blind Assassin. I'm 100% sure you must have read this. You must be knowing this work. The Blind Assassin. This is basically an award-winning, best-selling novel by the Canadian writer Margaret Atwood, which was published in 2000. And this book
is set in the fictional Ontario town, and it is a work of historical fiction with the major events of Canadian history forming an important backdrop. इसमें जो कहानी थी that this novel centers on the protagonist Iris Chase, Irischase, Iris Chase, and her sister Laura, Laura, who grow up well off but motherless in the small town in the southern Ontario. And as an old woman, Iris recalls the events and relationships of her childhood, young and middle age, including her unhappy marriage to the Toronto businessman Richard Griffin. And this book includes a novel within a novel. It is about Alex Thomas, a politically radical author of pulp science fiction who has an ambiguous relationship with the sisters, and The Blind Assassin, a science fiction story told by the Alex fictional counterpart to the second novel's protagonist, believed to be Laura's fictional counterpart. And this book was awarded the Man Booker Prize in 2000 and other prizes too, and it was also nominated for the Governor General's Award in 2000 and the Orange Prize Fiction and other awards too. एक और लास्ट बता देते हैं. Vandana, it is true that you liked it. It is all, time game. It is all time game. Students, understand this thing. This classes is running through Brandwidth and the company Top Rankers who has given this high technology. So the more the more number of days, the more number of things, the more number of classes, the more number of things, the more number of, you get the system. So हमें क्या लगता है कि जितना समय हमें दिया है टेक्नोलॉजी ने, उतने समय में जितना हो पाए हम करा दें. और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं अभी, उसमें अनडाउटेडली अगर हम 1 घंटे में 4 ऑथर खत्म कर रहे हैं, तो यहां पे 1 घंटे में हम 2 ऑथर खत्म कर रहे हैं. दो इट मे बी वेरी स्ट्रांग फॉर यू नाउ. सो मैड एडम, MADDADAM, मैड एडम जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ आगे चलना होगा, ध्यान रखिएगा, जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ आगे बढ़ना होगा वो हमें बता देंगे, तो आपको हम नए बैच में फिर से एडमिशन लेंगे बाद में, जिनको भी चलना होगा. मैड एडम is a novel by Atwood, and this novel basically, the plot is a continuation of 2 books. And what are these 2 books? इन्हीं की 2 बुक्स और हैं, ऑरिक्स एंड क्रेक. आप मेरे मटेरियल में जाइएगा, उसमें लिखा होगा ऑरिक्स एंड क्रेक. और एक है द ईयर ऑफ द फ्लड. ऑरिक्स एंड क्रेक जो है लिखी गई है 2003 में, द ईयर ऑफ द फ्लड लिखी गई है 2009 में. सो while the plot from these previous novels run along a parallel timeline,
Mad Adam is the continuation of these two books, and it is written from the perspective of Zeb and Toby, Z-E-B and T-O-B-Y, who were both introduced in The Year of the Blood, 2009 वाली. So ये तीन का नाम है डायस्टोपियन ट्रायलॉजी. तीन हो गई ना, तीन. एक हो गई आपकी ऑरिक्स एंड क्रेक, एक हो गई द ईयर एंड ऑफ द फ्लड, और तीसरी हो गई मैड एडम. अगर कोई पूछे कि मार्गरेट एटवुड की डायस्टोपियन ट्रायलॉजी में से कौन तीन में से एक है, तो तीनों का ध्यान आप रखेंगे. तो हमने सारी इंपॉर्टेंट और बहुत डीप रूटेड आपको मैंने मार्गरेट एटवुड पढ़ा दिया है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और फेमस तो है ही है और स्टॉलवर्ट हैं अपने एरिया में. तो ये हो गया. इतना ही पढ़ाने के बाद थकान लगाती है स्टूडेंट्स. इतना आपको भी, हमको लगता है कि काफी माइंड आपका नरिश हो गया होगा आज. एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? क्योंकि मैं हकीकत में थक गया. अब आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट ऑथर. आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं जिसको कि मुझे कल पढ़ाना है. आप नाम लिखना चाहेंगे या नहीं जानना चाहेंगे? मतलब डू यू विश टू गेट नोन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुमारो, और इट शुड बी अ क्वेश्चन मार्क? आप जानना चाहोगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं कल? अगर आप सभी लोग कहें कि हाँ सर हमें बता दीजिए कि क्या ऑथर पढ़ाना है, तो हम आपको बता दें. ओके. तो कल हम पढ़ाने वाले हैं मार्गरेट लॉरेंस. आप नोट कर लीजिए, मार्गरेट लॉरेंस पढ़ाने वाले हैं कल. और मार्गरेट लॉरेंस के बाद हम पढ़ाएंगे एम जी वसांजी. एम जी वसांजी. और एम जी वसांजी के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कल, उसके बाद मेरे ख्याल से आपको पढ़ाएंगे हम मिशेल ट्रेम्बले. MICHEL, मिशेल ट्रेम्बले, TREMBLAY, मिशेल ट्रेम्बले. बहुत शॉर्ट में पढ़ाएंगे मिशेल ट्रेम्बले, 2-4 लाइन. मतलब उसको आप छोड़ भी सकते हैं. हाँ, मेन ऑथर इसके बाद आएगा माइकल उदानजी. माइकल उदानजी, कोलंबो वाले, श्रीलंका. ठीक है. और उसके बाद आप लिख ले, मेरे ख्याल से इतना हो पाएगा नहीं, पॉल कॉरिंगटन. पॉल, PAUL, पॉल कॉरिंगटन, QUARRINGTON. पॉल कॉरिंगटन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉल कॉरिंगटन. तो मैंने आपको 4 नाम दे दिए. ये 4 नाम हम लोग कल पढ़ेंगे. तो बहुत अच्छे से हमारे कैनेडियन ऑथर्स को आप रिवाइज करिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा. हमारे कैनेडियन ऑथर्स में जाकर के हमारी चीजों को जो यहां पढ़ाया है उसको उसी लेफ्ट हैंड पेज में आप ऐड ऑन कर सकते हैं. उससे वो बेहतर हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कल मिलते हैं. ध्यान रखिएगा कि मंडे को क्लास नहीं होगी.